नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से क्लिक करके पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में पाकिस्तान ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया है। आपको बताना है कि इस नक्शे में भारत के कौन सा से क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है जूनागढ़ गुजरात और डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ जो है गुजरात में स्थित, उसे भी क्या किया है, पाकिस्तान ने अपने नक्शे में अपना हिस्सा दिखाया है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने क्या है, एक नया नक्शा जारी किया है। ये जो है, ये पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जारी किया गया नया नक्शा है, जिसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ये है अपना जम्मू कश्मीर का, ये इस तरह से। और यहाँ पर जो है इन्होंने सर क्रीक लाइन और साथ साथ में ये जो आपको दिख रहा होगा इस जगह पर छोटा सा, ये जो है वो जूनागढ़ है गुजरात में स्थित। इसको भी क्या किया है इन्होंने, अपना नक्शा अपने नक्शे में दिखाया है कि हमारा क्षेत्र है। इन्होंने क्या किया है कि एक तो लेह लद्दाख और उसके साथ जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा लेह लद्दाख है, और गुजरात के जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। और इसके अलावा जो सर क्रीक लाइन है उसको भी क्या किया है, पाकिस्तान में ही शामिल करके दिखाया है। और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले की पहली वर्षगांठ पर यह नक्शा जो है वो जारी किया गया है। और पाकिस्तान की सीमा है वो 3 देशों से क्रमशः ईरान, अफगानिस्तान तथा भारत के साथ लगती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए है रंगमंच, बी है कहानीकार, सी है पर्यावरणविद और डी है इतिहासकार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है रंगमंच। देखिए, भारतीय रंगमंच के शिखर पुरुष इब्राहिम अलकाजी का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में राजस्थान की सरकार ने किसके ऊपर लगे राजद्रोह के मुकदमे को वापस ले लिया है। ऑप्शन ए है वसुंधरा राजे, बी है कल्याण सिंह, सी है सचिन पायलट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सचिन पायलट। देखिए, राजस्थान में सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश के मामले में सचिन पायलट सहित कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को जो इनके खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा था वो वापस ले लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजद्रोह के मामले की जांच एनआईए ही कर सकती है, और ऐसे मामला जो है वह होगा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, तो राज्य सरकार को पहले से अधिक मुश्किल हो सकती है। देखिए, राजस्थान जो है उसका जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और उसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर है। साथ ही साथ राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है। देखिए, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और इसकी जो सीमा है वो लगती है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। देखिए, गुजरात जो राज्य है उसकी जो राजधानी है वो है गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पर है ये, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। और जो इसकी सबसे बड़ी सीमा है राजस्थान की वो लगती है मध्य प्रदेश से। मतलब ये जो सीमा है, ये जो गई है, ये है मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार लाइसेंस प्राप्ति के लिए कोई भी कंपनी जो पेट्रोल और डीजल की थोक और खुदरा दोनों बिक्री करना चाहती हैं, उसकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 200 करोड़, बी है 300 करोड़, सी है 400 करोड़ और डी है 500 करोड़। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 500 करोड़ रुपए। देखिए, कोई भी कंपनी जो पेट्रोल और डीजल की थोक या खुदरा बिक्री करना चाहती है तो उसकी संपत्ति कम से कम 250 करोड़ होनी चाहिए। वहीं जो इकाई थोक और खुदरा दोनों बिक्री करना चाहती हैं तो उनकी जो संपत्ति है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ होनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर थोक करे या फिर खुदरा करे, मतलब इन दोनों में से एक अगर करना चाह रही है तो 250 करोड़ होनी चाहिए, और अगर दोनों करना चाह रही है तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 500 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। देखिए, गत वर्ष सरकार ने गैर तेल कंपनियों के लिए वाहन ईंधन के बिक्री कारोबार के नियमों को उदार किया था। इससे निजी और विदेशी कंपनियों को दुनिया में के सबसे तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में कदम रखने में मदद मिलेगी। और इससे पहले तक सिर्फ उन कंपनियों को भारत में ईंधन के खुदरा कारोबार के लिए लाइसेंस दिया जाता था जिन्होंने हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन, रिफाइनरिंग, पाइपलाइन या
NLG टर्मिनल में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया हो। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हुरून की वैश्विक यूनिकॉर्न सूची में भारत के यूनिकॉर्न स्तर के स्टार्टअप की संख्या 21 है। कथन 2 है, $1 अरब से अधिक मूल्य वाले इन स्टार्टअप की संख्या चीन में 227 है। तीसरा है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के बाद भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं या हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक, बी है केवल 1 2, सी है केवल 2 3 और डी है सभी 1 2 3। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सभी 1 2 3। मतलब क्या है कि हाल ही में हुरून की वैश्विक यूनिकॉर्न सूची में भारत के यूनिकॉर्न स्तर के कितने स्टार्टअप हैं? 21 हैं। और $1 अरब से अधिक मूल्य वाले इन स्टार्टअप की संख्या चीन में कितनी है? 227 है। और अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के बाद भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। देखिए, यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन $1 अरब यानी मौजूदा दर पर 7500 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है। और उनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न स्तर के स्टार्टअप की संख्या कितनी है? 21 है, जबकि चीन में यूनिकॉर्न की संख्या है 227। और भारत में काम कर रही 21 यूनिकॉर्न कंपनियों में से अधिकतर जो है वो ई-कॉमर्स क्षेत्र की हैं। और बेंगलुरु भारत की यूनिकॉर्न राजधानी कही जा सकती है, क्योंकि इनमें से मतलब 21 में से 8 कंपनियां जो हैं वो बेंगलुरु में स्थित हैं। और अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के बाद भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 3 अगस्त 2020, बी है 4 अगस्त 2020, सी है 5 अगस्त 2020 और डी है 6 अगस्त 2020। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है 5 अगस्त 2020। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको जो डेट है वो याद रखनी है, क्योंकि राम मंदिर जो है वो काफ़ी एक चर्चित मुद्दा रहा है और इससे जुड़े काफ़ी प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम्स में आएंगे और इंटरव्यूज़ जो रहेंगे उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप हर पॉइंट इसके बारे में याद करते हुए चलिए और वो आप याद ही रखिए उसे। देखिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन 5 अगस्त 2020 को किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वो थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है अयोध्या राम मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट निर्धारित की गई है। दूसरा है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण लांसन एंड टुर्बो या फिर L&T करेगी। तीसरा है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार रमेश कुमार ओझा हैं। और चौथा है, अयोध्या नगर सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए है केवल 1 2 4, बी है केवल 1 3 4, सी है केवल 2 3 और डी है केवल 2 3 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है केवल 1 2 और 4। मतलब तीसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है उत्तराखंड। देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर बनाया जाएगा। और इस संरक्षण केंद्र की स्थापना जो है नीदरलैंड के विशेषज्ञों की सहायता से की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है हरियाणा। देखिए, हाल ही में राज्य की सरकार ने बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य में और अधिक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत का फैसला किया है। और इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को सरकार 6 दिन 200 ml मिलीलीटर प्रतिदिन फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदान करेगी। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में एक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है कनाडा और डी है रूस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह कौन से देश के निवासी थे। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है आयरलैंड और डी है फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है आयरलैंड।
देखिए, हाल ही में आयरलैंड के मशहूर राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया और उन्हें वर्ष 1998 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इन्हें गांधी शांति पुरस्कार और मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार भी दिया गया था। और सबसे मेन मेन जो बात है वो ये है कि जॉन ह्यूम ये तीनों महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है नीतीश कुमार और डी है प्रणब मुखर्जी। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है नीतीश कुमार। देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 7, बी है भाग 9 का, सी है भाग 9 का और डी है भाग 10। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।